नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट हार्डवेयर प्रोडक्ट इन नेपाल। यानी नेपाल में हम हिंदुस्तान से हार्डवेयर प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेपाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जीडीपी क्या, पॉपुलेशन क्या है, और वहां पे कितना जो डिफरेंट सेक्टर से वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग वहां पर कितने रह रहे हैं, वहां पर कितने % लोग हिंदी बोलते हैं, वहां पे क्या इंडियन रुपीस भी चलता है, वहां की करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या है, और इंपोर्ट कितना करता है हिंदुस्तान से, यानी हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट करता है नेपाल को हार्डवेयर प्रोडक्ट का। ईपीसी के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, उसका एचएस कोड क्या है, कौन कौन से हार्डवेयर प्रोडक्ट हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बेसिक प्रोसीजर क्या है नेपाल में एक्सपोर्ट करने के लिए, और हमारे टॉप कंप्यूटर कौन कौन से जो कि नेपाल में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नेपाल। तो नेपाल की अगर इकोनॉमी की बात करें तो नेपाल यहाँ पे 36 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 36 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, अच्छी इकोनॉमी है नेपाल की। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2.9 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर टोटल इंडियंस की बात करें, कितने इंडियंस नेपाल में रह रहे हैं, तो अराउंड 6 लाख इंडियंस नेपाल में रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे भाई बहन भी नेपाल में कुछ लोग रह रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उनके थ्रू भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं और उनको हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की जरूरत तो रहेगी। अगर जीडीपी की बात करें कि डिफरेंट सेक्टर से जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से 26.5% का कंट्रीब्यूट कर रहा है नेपाल की जीडीपी में। तो वहां भी खेती बाड़ी होती है, तो अच्छी बात है, और हिंदुस्तान से भी वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी वहां पे 26.5% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूट कर रही है नेपाल की जीडीपी में। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री 51.1% का कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में नेपाल की। अगर करेंसी की बात करें तो वहां पे नेपाली रूपी चलता है, तो नेपाली रूपी कितना रहता है, 1 INR इक्वल्स टू 1.6 नेपाली रुपीज, यानी हमारा 100 रुपए वहां के 160 नेपाली रूपी के बराबर होगा। और वहां पर इंडियन रुपीज भी चलता है। फ्रेंड्स, ये एक अच्छी बात है कि इंडियन रुपीज वहां पर चलता है, एक्सेप्टेड है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मोर देन 120 लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है, जैसे आपके मेन लैंग्वेज होगी नेपाली, उसके बाद इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। तो ये आपको जानने के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी, एक नॉलेज की अच्छी बात होगी कि वहां पर 41% लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वहां मोर देन 6 लाख वहां पर इंडियंस ही रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितना इंपोर्ट करता है भारत से नेपाल, तो भारत से नेपाल इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 6520 मिलियन यूएस डॉलर, यानी हम बोल सकते हैं कि 6.5 बिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं बात करूं उसको परसेंटेज में, तो अराउंड 64.95% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द नेपाल, यानी नेपाल जो भी जिस कंट्री से भी इंपोर्ट करता है उसका 64.95%, यानी अराउंड 65% तो वो टोटल इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। यानी नेपाल के साथ में हमारे बायलैटरल रिलेशन भी अच्छी है, उसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था 2003 में। तो आपको उसके साथ में ध्यान रखना होगा कि हमारा कितना अच्छा वो मित्र है और हमारे से वो बहुत सामान खरीदता है, बहुत सामान हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो हार्डवेयर प्रोडक्ट हम उसको अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें एचएस कोड की अगर बात करें तो एचएस कोड वहां पे क्या है हार्डवेयर प्रोडक्ट का, तो 83 नंबर चैप्टर में आ रहा है, तो 83024110 ये एचएस कोड है। आप इसको गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर ईपीसी की बात करें, जब आप हार्डवेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे नेपाल में, तो आपको ईपीसी क्या लगेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ईपीसी आपको लग जाएगा, यानी ईईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी रहता है, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए यूज होता है हार्डवेयर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं कौन कौन से हार्डवेयर प्रोडक्ट हम नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फास्टनर हो गया, जैसे जिसको स्क्रू बोलते हैं या फिर नट एंड बोल्ट बोलते हैं, फास्टनर्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या फिर हैंड टूल्स हो गए, पावर टूल्स हो गए, जैसे कटिंग टूल्स होते हैं, ग्राइंडर मशीन हो गया, या फिर आपके कटिंग मशीन होगी, पावर टूल्स हो गए, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो कीज रहती है, चाबी जिसको बोलते हैं, कीज हो गई, लॉक्स हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, विंडो डोर, ये नेट हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेपाल में। अगर चेन की बात करें, चेन आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लम्बिंग का जो आइटम रहता है, जिसको वाल बोलते हैं, या फिर आपका टैपिंग बोलते हैं, सावर बोलते हैं,
वो सब भी बाथरूम वाला पूरा सामान, किचन का सामान आप इसमें टोटल एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेपाल को। जैसे हो गया फायर एंड सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया कि उसको कहीं पे फायर लगा है तो वो एक्सटिंग्विशर आपने दबाया और उसमें CO2 गैस निकलती है या फिर DCP निकलता है, तो वो सब भी आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेपाल में। अगर स्क्रू की बात करें, जो स्क्रू रहते हैं अलग अलग टाइप के स्क्रू रहते हैं, स्क्रू के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो स्क्रू होता है, एंकर, फास्टनर्स एंकर होते हैं, नट एंड बोल्ट होता है, पेंट होता है, थिनर होता है, थिनर को आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, पेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेंट ब्रश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैमर, छोटी छोटी हैमर होती है, बड़ी हैमर होती है, उससे बड़ी हैमर होती है, तो हैमर को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्मॉल आयरन एंड स्टील पाइपलाइंस होते हैं, पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, 10 मीटर का, 12 मीटर का, 6 मीटर का, तो ये अलग अलग साइज के पाइप आते हैं, अलग अलग थिकनेस वाले पाइप आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग पाइप आते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेपाल में। ग्लास हो गया, ग्लास आइटम भी आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे विंडो के लिए ग्लास लगता है, ये किसी भी मिरर के लिए ग्लास लगता है, बाथरूम में ग्लास लगता है, किचन के लिए अलग से जैसे मतलब आपका ड्रेसिंग टेबल है उसमें ग्लास लगता है, तो वो सब आइटम भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान से नेपाल में। तो अगर मैं बात करूं कि नेपाल में एक्सपोर्ट करने के क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेनिफिट्स की अगर बात करूं, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट होते हैं वो नेपाल में भी हमें पूरे के पूरे मिलते हैं। यानी पूरे से मतलब है जैसे मैं यहां से USA एक्सपोर्ट कर रहा हूं, या यहां से मैं दुबई एक्सपोर्ट कर रहा हूं, या यहां से मैं कनाडा एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो जो मुझे बाहर की कंट्री में, दूर वाली कंट्री में एक्सपोर्ट करने में जो मुझे गवर्नमेंट के बेनिफिट होते हैं, वही बेनिफिट गवर्नमेंट हिंदुस्तान से नेपाल एक्सपोर्ट करने में भी देती है। यानी जो कस्टम हमें देता है ड्यूटी ड्रॉबैक, तो ड्यूटी ड्रॉबैक जिस प्रोडक्ट में जितना है वो हमें पूरा इसमें मिल जाता है। अगर हम MEIS की बात करें, जो RODTP हो गया है, तो MEIS RODTP हमें पूरा का पूरा मिलता है। मतलब MEIS तो पूरा मिलता था, अभी RODTP का पूरा अभी डिफाइन नहीं हुआ कि किस प्रोडक्ट में कितना मिलेगा, तो शायद उसमें भी वो पूरा ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, नो लैंग्वेज बैरियर, तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का भी ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 41% तो लोग वहां पे हिंदी बोलते हैं, मतलब आधा पब्लिक तो हिंदी ही बोल रहा है। तो क्या डिफरेंस है, आप यहां पर प्रोडक्ट को बेचे या फिर नेपाल में बेचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आधा पब्लिक, आधी वहां पर जनता तो हिंदी ही बोल रहा है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, हिंदी तो आपको पूरी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, तो आप वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैरियर है नहीं, लैंग्वेज का बैरियर है नहीं, आप अपना एक्सपोर्ट लेके जाइए नेपाल में। अगर मैं बात करूं लेस ट्रांसपोर्टेशन टाइम, तो नजदीक है, लैंड बॉर्डर हमारा शेयर करते हैं, तो आप बाय रोड, बाय ट्रक से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहां पर आप आपका जो शॉर्ट पेमेंट साइकिल, यानी आपका पेमेंट साइकिल भी ऐसी, जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल अपने ग्रुप में भी कि यहां से अमेरिका जाने में कितना टाइम लगता है शिप को, तो लगभग वहां से 40 से 50 दिन यहां से लग जाता है। तो वो पेमेंट साइकिल आपका लगभग 2 महीने का हो जाता है। और अगर आप नेपाल करते हैं तो बाय ट्रक से आपका 2 दिन में चला जाता है, 3 दिन में चला जाता है। तो पेमेंट साइकिल यहां लगभग 1 हफ्ते का आपके पास पैसा रहना चाहिए, तो एक आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। अगर आप अमेरिका करते हैं तो आपको, जब आप बड़ी मछली बन जाते हैं, बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं, तब आपको ये बाहर की कंट्री को ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप पहले जो एशियन कंट्रीज है, आसपास की कंट्रीज, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब कंट्रीज, वियतनाम हो गया, तो ये सब पहले वाली कंट्रीज को आप ज्यादा टारगेट कीजिए, आपको सक्सेस ज्यादा जल्दी मिलेगी, आपको बायर जल्दी मिलेंगे और आपका ग्रोथ भी जल्दी होने के चांसेस है यहां पर। तो आप, अगर मैं बात करूं, शॉर्ट पेमेंट साइकिल हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गया, इंडियन रुपीज इज आल्सो एक्सेप्टेड देयर, यानी जो आपका रुपीज है, यहाँ पे 100 रुपए लेके गए, आपको अमेरिका जाना रहेगा तो वहां पे रुपए नहीं चलेंगे, तो वहां पे आपको उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के यहीं से आपके साथ में करेंसी लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी नीदरलैंड गया था, तो मैं अभी यहीं से यूरो कन्वर्ट करा के दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी, दिल्ली से दोहा मतलब कतर में दोहा है, तो दोहा से पेरिस, तो यूरोपियन कंट्रीज में हम घूमे थे, आपको आइडिया भी होगा, मैंने सबके साथ में शेयर भी किया है। तो यहीं से आपको करेंसी चेंज करा के लेके जानी होगी। लेकिन जब आप नेपाल में जा रहे हैं, अपने बायर से विजिट कराने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यहां से अपने किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, यानी आपको कपड़े पहनने हैं, आपको अपना बस वोटर ID कार्ड लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता है फ्रेंड्स, तो आपको वोटर ID कार्ड लगना, आपको बॉर्डर पे वोटर ID कार्ड दिखाना रहेगा और आप जा सकते हैं। आपके पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं पासपोर्ट है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, आप नेपाल में विजिट कर सकते हैं फ्रीली। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट इन नेपाल, तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी फॉर्मेशन करना रहेगा, अपना अच्छी वेबसाइट बनाना रहेगा, ई मार्केटिंग करना रहेगा, बायर फाइंड करना रहेगा और फिर बायर को आपको कन्विंस करना रहेगा। बायर को कन्विंस हो गया तो फिर उसको डील डन होगा।
जब आप उसको सैंपल भेज देंगे, वो सैंपल अप्रूव कर देगा तो आपकी डील डन हो जाएगी। अभी वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो पीओ आपके पास आएगा, पीओ कॉपी से आप उसका इनवॉइस बनाएंगे और फिर आपको जो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप रेडी आपके पास होगा ही, जैसे आपका आईसी, आरसीएमसी, एडी कोड, जीएसटी और पैकेजिंग लिस्ट और इनवॉइस कॉपी आपने बना ही लिया और आपको फिर ई वे बिल लग जाएगा। जैसे एयर से आप करते हैं तो एयर वे बिल लगता है, शिप से करते हैं, सी से करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रोड से ई वे बिल आपको लग जाता है, जिसको बिल्टी बोला जाता है। आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपके साथ में रेडी रखिए, जो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको मिल जाएगा। जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है वो आप इसमें रख सकते हैं, वैसे तो इसमें ज्यादा उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बात करूं फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी कोई यहाँ पर मांगेगा, लेकिन आपका डिमांड अगर बायर करता है तो आप जरूर उसको दीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जैसे आप अगर मेडिकल कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई केमिकल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी जरूर लगता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, यानी आपका बायर जो है वो कुछ इंस्पेक्शन कराना चाहता है तो बेशक वो किसी थर्ड पार्टी से, जैसे एसजीएस वगैरह अच्छी कंपनी रहती है उसके थर्ड पार्टी से वो इंस्पेक्शन करा सकता है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करें तो आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए फ्रेंड्स। ये नहीं कि यहाँ पर नजदीक है तो मैं इंश्योरेंस छोड़ दूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, तो वैसा लालच मत कीजिए, आप इंश्योरेंस लेके जरूर चलिए फ्रेंड्स। अगर टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो चाइना भी एक्सपोर्ट करता है नेपाल को। चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो वो सबसे भी आपको अपना ध्यान रखना होगा। मलेशिया है, जापान है, जर्मनी है, इन सब से आपको अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।